बज़ाहिर पाकिस्तानी सियासत में सुकून और इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं। तंग आमद ब जंग आमद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे जो हैं बंद कर दिए, फिलवक्ती के लिए सही, और साथ ही उन्होंने एक और एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया। ये खबर अवाम को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़बानी भी सुनने को मिली और इमरान खान के एक्स अकाउंट के ज़रिए भी, जिसे उनका कोई काबिल एतमाद साथी जो है वो चला रहा है। इमरान खान ने एक्स की पोस्ट में लिखा कि जी वो दो टोक पैगाम दे रहे हैं कि पीटीआई के जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकते, वो अभी से तहरीक से अलग हो जाएं, पीटीआई से अलग हो जाएं। यानी कि मामला जो है फिर महाजराई और कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा रास्ता है कि अफ़वाम तफ़हीम से मामला तय कर ले? क्या तहरीक इंसाफ जो है मौसर एहतजाजी तहरीक चलाने की क़ुव्वत रखती है? क्योंकि माजी करीब में चलने वाली उसकी जो तहरीकों ने सिर्फ उसके मसाइल में इजाफा किया। ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या तहरीक इंसाफ की आज़ाद क़यादत दिलो जान से इमरान खान और उनके फ़ैसलों के पीछे खड़ी है? क्या वजह है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो तहरीक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? इन तमाम अहम नुकात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो है मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। अली मोहम्मद खान साहब, आपके कहते हैं ना जेल में मुक़य्यद साथियों ने ख़त लिखा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर जो क़यादत आपकी जेल से बाहर है वो भी वक्तन फ़वक्तन आप समेत जो ये कहते रहें कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अब जो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब का एक्स पे पोस्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात को बिल्कुल रद्द कर दिया उन्होंने और कहा कि अब तहरीक चलाएँगे। क्या आपकी जो क़यादत है जो जेल से बाहर है वो और इमरान खान साहब एक सफ़े पे नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये तो बड़ा सख्त सवाल है कि अगर हम ये कहें कि एक पेज पे नहीं है तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानी दिए वही बैठे हैं। 700+ डेज उनके हो गए हैं। वो जो मुज़ाकरात की बात थी, 2-3 चीजें ऐसी इकट्ठी हुई जिससे वो बात चल पड़ी। पहली तो जब बजट सेशन में शहबाज शरीफ साहब गौर साहब के पास आए और मुज़ाकरात की बात की। दूसरा, जब कोट लखपत से वो एक खत आ गया हमारे असीरान का, जिसमें वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब और बाकी असीरान वहाँ जो है सीनियर क़यादत है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। वो फिर पार्लियामेंट्री जो कमेटी हुई है मीटिंग पिछले हफ्ते, उस पर फिर काफी डिबेट हुई। मैंने थोड़ा सा उससे डिफर किया है। मैं समझता हूं कि वाहिद रास्ता नहीं है, मुज़ाकरात एक बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन एक रास्ता आपके पास एहतजाज का भी होता है। और मैंने ये बात लीडरशिप को कही इस मीटिंग में कि जो एहतजाज होता है वो एक तरह से नॉक ऑन द डोर है कि आप एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात का दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो गुफ्तगू के जरिए ही चीजें ठीक होती हैं। कुछ हमने मौके ज़ाये भी किए, उसका भी मैंने जिक्र किया, जो मुज़ाकरात के जरिए 24 नवंबर या पाक भारत जंग जीतने के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। बहरहाल इस वक्त पार्टी एक एजुटेशन मोड की तरफ जा रही है, उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हैं। खैबर पख्तूनख्वा से तैयार है, मैटर पंजाब करेगा कि पंजाब में क्योंकि वहाँ फस्तायत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जुल्म सितम है, लेकिन बहरहाल खान साहब की जो डायरेक्शन होगी पार्टी उस पर चलेगी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि जी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, किस हद तक तैयार हैं? क्योंकि माजी के जो तजर्बे रहे, केपी निकला, पंजाब नहीं निकल सका, फिर सिंध में भी हमने देखा सकूत रहा, क्योंकि आप लोग एक ही जगह पे जलसा जुलूस करने के कायल हैं, आप तहरीक को फैलाते नहीं हैं। इस बार क्या बड़ी तब्दीली आएगी तहरीक चलाने के अंदाज में कि जो पुराना वाला नतीजा है कि जिसमें मतलब है कि मज़ीद मुकदमात बने, नाकामी का एक वो देखना पड़ा, क्या इस बार आपके पास विनिंग कम्बिनेशन बन रहा है? ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस बार डिफरेंट ये होगा कि पार्टी सोच रही है कि इस बार एहतजाज को पूरे मुल्क में पुरअमन तौर पे फैला दें। कोई शहर है, कोई छोटा शहर है, टाउन है, या कोई गांव है। आजकल हमारे गांव भी बड़े बड़े गांव हैं पंजाब में और बाकी सूबों में, बड़े बड़े आबादियों वाले गांव हैं। वहाँ पुरअमन तौर पे आप किसी प्रेस क्लब के सामने, आप किसी बड़े चौक में एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, कुछ वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए, कुछ घंटों पे मुहित, या एक दिन छोड़ के अगले दिन, या एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, या कंटिन्यूस मुस्तकिल धरना, मुस्तकिल वो पार्टी का फैसला होगा कि उसको किस तरह वो फैलाते हैं। लेकिन पूरे मुल्क में अगर आप उसको पुरअमन तौर पे फैलाएंगे तो लगता यह है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आएगा, और अल्टीमेटली फिर आपको टेबल पर बैठ के मसाइल का हल निकालना है। एहतजाज का मकसद ये है कि कोई आपसे संजीदा बात करे, जिसको मीनिंगफुल डायलॉग कहते हैं। वैसे तो हम जब एहतजाज की बात करते हैं
तो साथ में डायलॉग की बात चल पड़ती है, उसका फिर निकलता विकलता कुछ नहीं है। यानी कि जो डायलॉग में हैं, जो लोग, मैं तो अभी तक किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जो लोग डायलॉग में एंगेज होते हैं वो उसका फिर कोई रिजल्ट भी निकालें। दोनों तरफ को मैं कह रहा हूं, ये इस तरह कौम का वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। कौम भी मखमसे की सूरत हाल में है, मुल्क परेशान है। आप महंगाई की हालत देख लें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, ऊपर से आपके ऊपर दहशतगर्दी का भी जिन मुझे खता कलामी करने दें अगर वो, आप ये मत कहिएगा कि वो मैं पूरी दास्तान सुन के कह रहा हूँ कि आखिर में जुलेखा मर्द थी औरत, लेकिन ज़ाहिर कोई भी तहरीक चलती है उसके कुछ बुनियादी मुतालबात होते हैं, उसको आप चंद नारों में 4-5 नुकात में समेटते, क्या होंगे आपके? देखिए, अभी तक तो जो हमारे पिछले 1.5-1.25 साल से जो इलेक्शन हो गया है उसके बाद या उससे पहले, जब से खान साहब गिरफ्तार हैं या जब से रिजीम चेंज हुई है, तो नारों में थोड़ी एडिशन होती रही है। पहले खान साहब गिरफ्तार नहीं थे तो हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, आईन और कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे थे। फिर खान साहब गिरफ्तार हो गए, उनकी रिहाई का भी एक इशू आया, वो एक बहुत बड़ा हमारा नारा बना, अभी तक है, सबसे बड़ा नारा ही खान साहब की रिहाई है। फिर बीच में जो हमारा मैंडेट चोरी हो गया 8 फरवरी का, तो मैंडेट की वापसी दूसरा बड़ा नारा बन गया। फिर असीरान जो बाकी हैं उनकी रिहाई, 24 नवंबर का इंसाफ भी अब हमें चाहिए, 24 नवंबर में जो जुल्म हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप कहते हैं कि सबसे बड़ी डिमांड, तो वो तो इमरान खान साहब और बाकी असीरान जो सियासी कैदी हैं, दे आर प्रिजनर ऑफ कॉशस, उनकी रिहाई। इसमें जो आपके नाकदीन कहेंगे वो कहेंगे जी इसमें कोई अवामी नारे नहीं हैं जो अवाम के मसाइल की अक्कासी करते हों, कि जो कह रहे हो कि जी महंगाई के खिलाफ या कोई ऐसी कॉन्क्रीट टेंजिबल किस्म की डिमांड्स कि जिससे अवाम मुतहरिक हो सके। सिर्फ आपका वर्कर ही नहीं, एक आम आदमी भी कहे कि जी ये मेरा भी केस लड़ रहे हैं जी। नहीं, इसमें ये सारी चीजें शामिल है। देखिए, रूल ऑफ लॉ, अगर एक मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ मिलेगा, जब आपके मुल्क में अमीर और गरीब को एक तरह से देखा जाएगा, तो आप फिर देख लेंगे ये महंगाई भी कम होगी। यहाँ तो कानून की हुक्मरानी नहीं है, ताकतवर के लिए कानून और है, कमजोर के लिए और है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, अवाम ने अपने लिए एक लीडर चुना या एक जमात को वोट दिया, आपने वो मैंडेट जो है वो उड़ा लिया और उस लीडर को जेल में डाल दिया। ये आपने उस लीडर या उस जमात से ज्यादती सिर्फ नहीं की, आपने अवाम से ज्यादती की है। अगर अवाम ने किसी को वोट दिया, जैसे मिसाल अवाम ने इमरान खान को वोट दे दिया, अगर खान साहब वजीर आजम हो और उनकी मर्जी की हुकूमत आए, वो अगर महंगाई हो तो फिर अवाम भी जिम्मेदार है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इस वक्त अवाम जिम्मेदार ही नहीं है। इस वक्त तो देखें, आप पे महंगाई कौन कर रहा है? आप पे महंगाई, सॉरी एक सेंटेंस, आप पे महंगाई वो हुकूमत कर रही है जिसका वजीर आजम अपनी सीट हारे बैठा है, जिसकी वजीर आला अपनी सीट हारी बैठी है मोहतरमा, जिसके डिफेंस मिनिस्टर साहब अपने सीट हारे बैठे हैं, जिसका कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, जिसका कोई अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, जो किसी भी हालत में एक पॉपुलर हुकूमत अपने आप को नहीं कह सकती, एक हारी हुई हुकूमत, एक मैंडेट पे डाका डालने वाली, और अभी रिजर्व सीट के ऊपर माले गनीमत पे झपटने वाले वो लोग बैठे हैं। उनको अवाम से क्या, उनको जिधर से इख्तिदार आया है उधर मामला ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं वो इमरान खान साहब की मैं पोस्ट देख रहा था एक्स पे, उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त जो 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे वो कहते हैं तहरीक का अरूज होगा, नुक्ता आगाज क्या होगा? देखिए, नुक्ता आगाज तो इस तरह से समझ लें कि नुक्ता आगाज तो है जो हमारी एक्टिविटीज हैं, रोज कोई ना कोई कन्वेंशन या कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। ये 2 दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, एक मीटिंग हुई है पॉलिटिकल कमेटी की। आज भी हमारी सूबाई क़ियादत एक जगह बैठे हैं, हज़ारे में एक मीटिंग हुई है पख्तूनख्वा में। मैं देखूंगा पंजाब में एक्टिविटी बड़ा मैटर करेगी। जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने एक बात की थी, हालांकि मैं इस चीज का बहुत बड़ा मद्दा हूं, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा, मैं वकील हूं, सपोर्टर हूं इस बात का कि खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा कुर्बानी पंजाब ने दी है, क्योंकि वहां फस्तायत बहुत ज्यादा है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों के बच्चे या घर वाले या घर वालियां अगवा हुए हैं, उनके कारोबार को डैमेज किया गया है, लोगों को उठाया गया है, MNAs, MPAs, पॉलिटिकल वर्कर। जो आप जो कह रहे हैं कि तो जो आप इल्जाम लगा रहे हैं फस्तायत का, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने एक बात की थी वहां, मैंने एक बात की थी उस मीटिंग में भी और आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा तो 14 में भी निकला था जब हमारा धरना था, 2015 में भी निकला जब पनामा केस चला, अभी भी 2-3-4 दफा निकला है। मैटर पंजाब करेगा, हमें पंजाब करेगा। अच्छा, ये सब यही कह रहे हैं, पंजाब निकलेगा तो खान निकलेगा, मैटर पंजाब करेगा,
मैटर पंजाब करेगा, लेकिन बकौल आपके कि जी पंजाब में फसाइयत बहुत है। और इसी तनाजुर में फिर ये सवाल उभरता है कि जी क्या इस बात का खदशा है कि अगर फसाइयत बढ़ी, क्योंकि माजी में भी आपके बहुत सारे लोग जो थे वो छोड़ गए थे पार्टी को, उन्होंने किसी ने सियासत से कोई किनारा कश हो गया, किसी ने किसी और पार्टी में छलांग लगा दी। और इमरान खान की खुद पोस्ट में है कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। लेकिन मैंने वो जो मीटिंग थी उसमें तो खान साहब की बात तो कल आई है, लेकिन मैंने तो पिछले हफ्ते ये बात की है कि जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो भी हैं, जिसके पास बड़े ओहदे हैं, हम तो एज अ वर्कर, अभी मेरे पास तो कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, मैं तो ना एहतजाज कॉल कर सकता हूँ, ना कॉल ऑफ कर सकता हूँ, मैं कई लोगों को अपने हल्के के अलावा बाहर मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन जिनके पास इख्तियार है उनको मैंने ये कहा कि आप हम में से बहुत से जूनियर हैं, हम आपको इज्जत इसलिए देते हैं कि मेरे लीडर इमरान खान ने आपको ओहदे दिए हैं, तो जिसके पास ओहदे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप अपने ओहदे से इंसाफ कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो खुदारा साइड पे होइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तहरीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, खान साहब का की जो स्टेटमेंट बाहर आई है, खान साहब चाहते हैं कि सब लोग अपने तन मन धन से इसकी कोशिश करें जिसकी जितनी कैपेसिटी है। जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है, आपके सवाल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था शुरू में, जो लोग छोड़ के गए हैं, मैं बरमला इसका आपको कहूंगा, मैं तो इस सारी चीज का मतलब खुद सुनो, सब कुछ मेरे सामने या मेरे बदन पे गुजरा है, रिजीम चेंज मेरे अपने पे गुजरा है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसको फील किया है तो 170-174 बंदों के बीच में अकेले बैठ के मैंने उसका सबसे ज्यादा असर लिया था। उस रात जब मैंने देखा मेरा वजीर आजम नहीं है, मेरा वजीर खारजा नहीं रहा, मेरा स्पीकर चला गया, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वहां से लेके अब तक मैं आपको बताऊं, खुदा लगती बात करनी चाहिए, अल्लाह लगती बात करनी चाहिए। जो रिजीम चेंज में हमें छोड़ के गए हैं, सही मायने में उन्होंने हमें दगा दी है। बाकी वक्तन फोक्तन जिनको जाना पड़ा, देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है, जेल काट के बैठा हूं, कुर्बानी दे के बैठा हूं, मैं हीरो बन के किसी पे उंगली उठा दूं, ये उसको ये गद्दार था, वो गद्दार, नो। बहुत से लोगों को फैमिली की वजह से ब्लैकमेल हो गए, बहुत से लोग अपनी बॉडी की वजह से, अपने डर की वजह से, कारोबार की वजह से, जिनको थ्रेट किया गया, जिनको उठाया गया। हाँ, जो लालच में गए हैं, जो किसी लालच में गए हैं, तो केस टू केस आप लोग देखेंगे। मैं समझ गया, केस टू केस देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या इस बात का इम्कान है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है अब राब्ता करे और आपको कोई तसल्ली दिलासा दे इमरान खान से, मतलब है बरह रास्त या बिला वास्ता उनसे राब्ता हो, तो फिर ये तहरीक कॉल ऑफ हो सकती है? कि अभी भी वो विंडो बाकी है, खुली भी है वो? देखिए मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं तो ऐन मैदान जंग में जब सामने गोलियां चल रही हो तब भी गुफ्तगू का कायल हूं। मैं कहता हूं तहरीक के दौरान भी गुफ्तगू का चैनल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद ही अल्टीमेटली डायलॉग है। अगर अभी आपको कोई मीनिंगफुल बात होती है, इसलिए नहीं कि आपके मूवमेंट को या आपके एहतजाज को डिफ्यूज करने के लिए, उससे जो सादा लफ्जों में यूज होता है ना, हवा निकालने के लिए अगर कोई गुफ्तगू चलती है, मैं उसका हामी नहीं हूं, लेकिन अगर मीनिंगफुल डायलॉग हो जिससे हमें यकीन हो कि अब ये मसला हल होगा, खान साहब की रिहाई होगी, असीरान की रिहाई होगी, मैंडेट की वापसी पे कोई बात होगी। और असल एक और चीज भी देखें, सारी सियासी क़यादत को बैठ के एक चीज जरूर डिस्कस करनी चाहिए, खान साहब की रिहाई उसका पहला संग मील हो, और असीरान की, कुरैशी साहब की, डॉक्टर साहिबा की, सबकी। लेकिन इस पे भी तो बैठे कि मुल्क को आगे आपने कैसे चलाना है, क्या इसी तरह दांडली के शोर में हमने इस मुल्क को चलाना है, या कोई आईन पे अमल करने के लिए कोई फैसले मजबूत करने हैं? क्या इस एक नुक्ते पे आमिर जिया साहब जनाब कि लुब्बे लुबाब ये होगा कि कोई संजीदा पेश नुक्ता है मेरा जी, एक नुक्ता है मेरा, क्या इस बात पे तमाम सियासी फोर्सेस मुर्तकिज हो सकते हैं, पक्का इक्का कर सकते हैं, अहद कर सकते हैं कि हमारी जो भी जमात है, हमारी जो भी सोच है, एक बात पे हमने इक्का करना है, वो ये आपने बड़ी अहम बात की, गैर आईनी रास्ता इख्तियार किसी ने, देखें मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं, क्या सब सियासी जमातें इस एक नुक्ते पे आ सकती हैं कि किसी ने कंधा नहीं देना? ये जो जमहूरियत का जनाजा चलता है आमिरियत की शक्ल में, वो कंधा तो हम सियासतदान देते हैं ना, अपनी अपनी मर्जी के लिए। इस पे क्या सब मुर्तकिज हो सकते हैं कि हमने कंधा अब नहीं देना? हमने अवाम सुने हम क्या तमाम सियासी जमातें इस बात पे इक्का कर सकते हैं कि हमने अवाम के आंगन से इख्तिदार के सिंहासन पे आना है, हमने गेट नंबर 4 के रास्ते नहीं आना? तब ये मुल्क ठीक होगा।
मेरा अर्ज ये करना है कि बड़ी आपने अहम बात की और आप कह रहे हैं कि जी तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तहिद हों। ज़ाहिर है कि जो बेनिफिशरी हैं हम जैसे लोग नाचीज़ राय में वो तो साथ नहीं आएंगे। लेकिन एक सवाल जो आप लोगों से किया जाना चाहिए कि आप लोग कह रहे थे कि हम इस इख्तिलाफ का एक बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे, लेकिन अब जब आप दोबारा तहरीक चलाने के लिए पर तोड़ रहे हैं तो तहरीक इंसाफ अकेली खड़ी है। उसके साथ जो है जो कोशिश हुई थी इत्तेहाद बनाने की ब्रॉड बेस, वो तो कामयाब नहीं हुई जनाब। देखिए, पहले तो वो जो पहला नुक्ता है ना, वो होगा तब तमाम सियासी जमातें अगर इस पे इक्का करें कि पहले इमरान खान को और बाकी लीडरशिप को निकालें, मामलात को डिफ्यूज कीजिए और उसके बाद बैठिए। ये नहीं कि एक को आपने अंदर 700 दिनों से रखा हुआ है और कह रहे हैं कि जनाब आओ डायलॉग करते हैं। इस तरह नहीं होता। एक बड़ा डायलॉग करने के लिए आपने मामलात को जो है वो ठीक करना पड़ेगा, जहां तक करना पड़ेगा। अच्छा, जमातों के साथ का आखिरी सवाल बड़ा अपोजिशन की जमातें हैं कि नहीं, आपने पूछा आपके साथ पोजीशन की जमातें हैं। देखिए, कुछ हमारे साथ हैं, लेकिन आमिर ज़िया साहब, आप भी मेरी तरह जिंदगी के नशेब फराज से गुजरे होंगे। मुश्किल में जब आप दाएं बाएं देखते हैं, कौन नजर आता है? बहुत कम नजर आते हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और हक के रास्ते पे हमेशा बंदा अकेला रह ही जाता है। अमूमन यही होता है, अमूमन यही होता है। पसंद आता है ना औरों को पसंद आता है। मेरा ये करना है कि आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया हमारे पास, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे कहा जा रहा है कि रैप अप करूं, लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करूंगा कि खबर ये कि जी इमरान साहब के जो हैं साहबजादे भी आएंगे और वो भी जो है साहबजादगान जो है वो भी तहरीक में शामिल होंगे। क्या ये क़यादत की एक तरह की नाकामी नहीं है कि मतलब है कि उनके बच्चों को मैदान में आना पड़ रहा है? देखें, ये बड़ा सख्त सवाल है। मेरे ख्याल में पहले तो इस पे बात करने उनका हक है। जहां तक मेरी मालूमात है वो पाकिस्तानी बॉर्न बच्चे हैं, यहाँ मेरे ख्याल में पैदा हुए थे। बस बदकिस्मती से घर टूट गया। खान साहब का मुझे पता है, एक दफा मेरे से खुद उन्होंने बहुत साल पहले की बात उन्होंने कहा कि उनको जो बहुत चीजों ने तकलीफ दी, एक तकलीफ ये थी कि मुल्क की खातिर उनका घर टूटा। तो ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनका हक है इधर आए, अपने वालिद के लिए कोशिश करें। यस, अगर वो इस मकसद के लिए आते हैं, हालांकि उनका हक है, तो सवाल हम पे उठेगा। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये भी देखिए कि बड़ी बड़ी कुर्बानी दे के आपकी लीडरशिप भी बैठी हुई है, लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है, असल जो मैदान है वहां है जहां जुल्म का बाजार गर्म है, वहां निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यस, यू आर राइट कि उनके आने का मतलब ये है कि अगर हम जितनी भी सियासी क़यादत है, अगर 100% सही काम कर गए होते, अभी तक खान साहब बाहर होते। लेकिन ये भी देखें कि सियासी कारकुन जो है, देखिए ये भी देखें कि सियासी कारकुन एक आईनी फिजा में काम करता है। जब सामने से गोलियां चल रही हों, लोग मर रहे हों, सियासी कारकुन तो कोई गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं करता। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने अली मोहम्मद खान साहब की दो टोक गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। हमारे साथ रहिएगा। दहशतगर्दी का शिकार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अभी सूबाई हुकूमत गिराने की बाज़गश्त थमी न थी कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है एक नए मसले ने सर उठा लिया। वो है जी वफाकी कमेटी बराए फाटा इस्लाहात। तहरीक इंसाफ ने कमेटी को ये कह के मुस्तरद कर दिया कि जी वफाक कबायली इलाकों के इंतजाम को रोल बैक यानी कि वापस करने के लिए दरपे है, जो न सिर्फ 18वीं तरमीम की नफ़ी है बल्कि सूबाई मामलात में खुली मुदाखलत है। यह मुतनाज़ा कमेटी पिछले माह जिरगा सिस्टम और सिविल इंतजामिया को मजबूत करने के लिए वफाक ने बनाई है। इस कमेटी के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर हैं मीर मकाम साहब, जबकि अरकान में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब शामिल हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं और जनाब वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी साहिबान भी शामिल हैं। पीर को इस कमेटी का पहला इजलास हुआ जिसका PTI ने बॉयकॉट किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमेटी को जो है आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दी और इसकी फौरी तहलील का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जी KP असम्बली के 17 में से 14 फाटा अरकान जो है मीटिंग में शरीक नहीं थे, जो जमहूरी इक़्तिदार की मुनाफी है। उधर जो है वफाक कमेटी को फाटा की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दे रहा है। वफाकी वज़रा का कहना है कि जी हुकूमत की ना मादनियात पर नज़र है और ना कबायली इलाकों का इंतज़ाम जो है वापस हो रहा है। तो फिर आखिर कमेटी बनाने का मकसद क्या है? क्या KP को वफाक से चलाने का इरादा है? क्या जिरगा निज़ाम की बहाली तारीख का पहिया वापस घुमाने की कोशिश तो नहीं? इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो जनाब, तहरीक इंसाफ ने तो इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और 14 जो फाटा के अरकान थे गैर हाजिर थे, तो क्या वजह है इस कमेटी की? इतनी क्यों आप लोगों को ज़रूरत पेश आई वफाक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब यहाँ पर पेशावर में जिरगा था तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि
मैं कमेटी बनाऊंगा वापस जाकर, जिसमें सीएम साहब भी होंगे, गवर्नर साहब भी होंगे और बाकी भी हम अपनी कमेटी बनाएंगे और उसमें जो है वो चीज़ें होंगी। तो जब कमेटी बनी तो उसमें सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर आला साहब ने और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब भी से मौजूद था अपनी टीम के साथ और आईजी साहब भी थे। तो जहाँ तक आपने कहा बाइकआउट, पहली मीटिंग का तो कोई बाइकआउट नहीं था। सीएम साहब की नुमाइंदगी वहाँ पर अपने इनके इतलात के जो मुशीर हैं वो कर रहे थे और आईजी साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। तो ये रिवाइवल ऑफ जिरगा सिस्टम के लिए था, इस पे तो नहीं था कि आप हिस्सा लेते हैं नहीं लेते हैं, हिस्सा लें या ना लें, कमेटी तो अपना काम करेगी, अपनी सिफारिशात देगी और फिर चीज़ें होंगी। अच्छा मुझे तो समझाइए, तो कोई मेंबर अगर बाइकआउट है, मुझे ये समझाइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो बड़े तरक्की पसंद ख्यालात का वो कहती कि जी चेस्ट थम्पिंग करते कि जी हम जो है बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं। जिनका निज़ाम की जो बहाली है ये बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव किस्म का कदम नहीं है। दुनिया तो आगे जाती है, हम लोग बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। बड़ा खुदा खुदा करके तो जिरगा सिस्टम का खात्मा हुआ था। हम कहते जी वो अगर देही सिंध में कहीं जिरगा सिस्टम है वो भी ख़त्म हो, सराइकी बेल्ट में ख़त्म हो, ताकि तमाम जो पाकिस्तानी है वो आइन और कानून आम अदलिया में जाएँ, आम पुलिस के पास जाएँ। क्या वजह है कि आप लोग जो है वहाँ पर तारीख़ का पहिया जो उल्टा घुमाना चाह रहे हैं? देखें, मर्जर ऑफ फाटा के बाद जो है उसमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर सिविल हुकूमत की सुपरमेसी है, सिविल हुकूमत ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। आप देखें कि वहाँ पर डीसी और डीपीओ साहबान के इख्तियारात कितने हैं, क्या हमने वहाँ पे रिवाइवल कर लिया, क्या हमने पुलिस के थाने बनाए हैं, क्या उनके हमने क्या पुलिस लाइन बनाई है, वहाँ पे उनको चीज़ों को ठीक किया है, हमने डीसी और इनके चीज़ों को या उनके मजिस्ट्रेट ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। कोई ऐसे मैं नहीं समझता कि ऐसी सच कोई उनके पास कोई ऐसे पावर्स या चीज़ इसको वो इम्प्लीमेंट करे। तो लिहाजा उनकी सपोर्ट के लिए जिरगा सिस्टम को वो किया गया था। अदालतें आप देखें, आज वज़ीरिस्तान की अदालत जो है वो डेर इस्माइल खान में लग रही है या वो टाँग आते हैं, मुझे बताएं। अब वो बेचारे वहाँ से सफ़र करके टांग आएंगे और फिर डेर इस्माइल खान जाएंगे, तो मुझे बताएं कि 107 की ज़मानत के लिए वो कितना ट्रैवल करें, कितने पैसे लगाएंगे, मुझे बताएं। तो वो मतलब है कि ये एक झोल की निशानदेही की आपने। तो आप दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात बता दें, आप कुरम की सिचुएशन बता दें, बाजोड़ में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पहले सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अपने सूबे का कंट्रोल संभालें। इन्होंने अपना सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया हुआ है। सूबे में जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो तो मैंने मर्ज से बताई है। सेटल्ड एरिया में जो सूरत हाल है सूबे की, साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसको आप देखें क्या सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान की बेटे के साथ जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये तो एक था कि रजिस्टर हुआ, वरना रोज़ाना की बेस पे जो है वहाँ पर नाके होते हैं। सरकारी मुलाजमीन को देखा जाता है कि इसके पास पुलिस का, फौज का, किसी सरकारी दफ्तर का कार्ड है। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारी माशाल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पेश होती हैं और उन्हीं के हाथ में ये काम होता भी है। और हत्ता कि सिंध में आप देखें कि रेंजर्स जो है कराची में है, इसलिए कि जी सिविल इंतजामिया की सपोर्ट के लिए ज़रूरत थी उनकी। तो बात ये कि वहाँ पर सिर्फ सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे देना और उसमें वफाक अपनी जिम्मेदारी कबूल ना करे, हैरत अंगेज़ बात नहीं है जनाब। देखें, बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं और आप जो है उस पर अब जो है देखें, जो आपने बात की है कि मर्जर ऑफ फाटा के बाद हम रियासत ने उनसे वादा किया था, वफाक ने उनसे वादा किया था आपको 100 अरब रुपये सालाना मिलेंगे तरक्याती बजट का, आपकी डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद एक सरताज अजीज़ कमीशन भी बना था जिसमें उन्होंने कहा था आपको 3% ऑफ NFC अवार्ड मिलेगा। अगर आप 3% ऑफ NFC अवार्ड की आज बात करें तो वो 200 से 250 अरब रुपये बनता है। तो वो तो आप साइड पर रख दें, चलो वो भी नहीं मांगते, 100 अरब की बात आ जाती है। 100 अरब में अगर आपको 40-50 अरब रुपये भी मिल रहा है तो ये तो बताएं वो खर्च किधर हुए आज तक। अगर मुझे 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे मिला है और उससे मुझे आज तक 700 अरब रुपए से ज़्यादा मिल चुका है, तो मेरी पुलिस की तनख्वाहें क्यों कम हैं, उनके पास गैजेट्स क्यों नहीं है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं है, उनके पास वो जदीद असला क्यों नहीं है, हमारे पास जो है फोरेंसिक लैब क्यों नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है, कोई चीज़ भी हमने 700 अरब रुपये हमने कहाँ पर खर्च किया है, वो तो आ चुके हैं ना। और जो उधर जब आते हैं तो आपके सूबे के पास वो पैसे आते हैं, सूबा जो है फिर आप मर्ज इसी में खर्च करता है। अब सूबा अगर वो पैसा किसी और मद में खर्च कर लेता है, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ में, इरिगेशन में, कम्युनिकेशन में, और उधर नहीं भेजता, तो इसमें वफाक का तो कसूर नहीं है। ठीक है, वफाक से आधे पैसे आ रहे होंगे लेकिन वो आधे तो आप कम से कम लगा लेना।
वहाँ के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे पास रोज़ाना की बेस पे जिरगे आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, मिलते हैं, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें उनके पास नहीं है। आज उनके जो बच्चे हैं नौजवान, उनमें एक मैं आपको मैसेज दूँ, उनमें एक नफरत फैल रही है। वो नफरत क्यों फैल रही है? जब वो नौजवान पेशावर आता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, बड़े शहर इस्लामाबाद जाता है, और जब वो वहाँ की ज़िंदगी देखता है, तो हमारा जो नौजवान मर्द डिस्ट्रिक्ट का है, वो अपने थीसिस या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो अपने गांव में जाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास 4G नहीं है। उनको पेशावर में या किसी सेटल एरिया में जगह लेनी पड़ती है छुट्टियों में, ताकि अपने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें और थीसिस कंप्लीट करें। तो ये जो है ये सिर्फ सूबे और वफाक की जिम्मेवारी नहीं, दोनों की मिल की जिम्मेवारी है। हमने उन चीज़ों को एड्रेस करना है। ये एक लावा पकड़ है। अच्छा, ये आपने बड़ी आपने अहम बात की और आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जी दोनों को मिलके करना है, वफाक को और सूबाई हुकूमत को। तो फिर यहाँ अभी देखें, अभी आपके तो दूसरा सवाल आपका, इसके ऊपर दूसरा सवाल भी था ना जी, दूसरा सवाल भी वो सिक्योरिटी वाला। चले मैं उसके बात कर लेता हूँ, आप पहले उसका जवाब दे लें सिक्योरिटी का। देखिए, आपने सिक्योरिटी की जो बात की, सिंध ने देखें अगर रेंजर्स मांगी है, बलूचिस्तान ने अगर FC मांगी है, तो यहाँ भी सूबे को चाहिए कि वो फौज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। आप मुझे बताएं, कुरम एजेंसी में आज 25 किलोमीटर का रोड हम महीनों साल तकरीबन होने को हम नहीं खोल सके। आप मुझे बताएं, अगर हमारी फौज यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी भी संभाले, एक्सटर्नल भी संभाले, सैलाब में भी वो आए हैं, जलजले में भी वो आए हैं, आप अब वापडा में भी एक ज़माने में उनको तजर्बा किया, आप कल उनको बोले आप पोलियो ड्रॉप्स भी आप आकर पिलाएं, तो फिर सूबाई हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत की सिविलियन हुकूमत की रिट कहाँ पर है? फिर आप कहते हैं एनफोर्समेंट भी होती है। ये जो TTP का है, जिसका मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पे जो है शरपसंदी कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है, वो तो सरहद पार से आ रहे हैं। और यही पाकिस्तान का स्टैंड है कि जी जो भी एज ए जंपिंग बोर्ड वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ तो फिर सूबे की बेचारे की ख़त्म हो जाती है जो है रिट। वहाँ तो फिर वफाक को करना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। सरहदों की हिफाजत जो है वो सूबा तो नहीं सूबा देखें, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। अगर हम कहते हैं क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो इंडिया इस्तेमाल करे, चाहे इसराइल तो इस्तेमाल करे, यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो है कि आप लोगों ने भी तो हमें तोहफे में 40,000 मिलिटेंट्स दिए थे ना पिछली हुकूमत में, इन्हीं लोगों ने दिए थे कि आएँ और ये पुरअमन रहेंगे, और उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। ऊपर से ये भी आ रहा है। तो अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो सूबाई हुकूमत की विल कहाँ पर है? हम विल कहते हैं, क्या सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है? अगर आपकी पुलिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगी, आपकी पुलिस जो है ज़मीनों पे कब्जे के लिए इस्तेमाल होगी, तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी क्या करेगी? सिक्योरिटी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो दहशतगर्दों के वाले इदारों को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा आपने अहम नुक्ता बताया। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वफाक और सूबे को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, तरक्याती चैलेंज भी और दहशतगर्दी से निपटने का भी। तमाम पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन फिर जब आप ये कमेटी बनाते हैं तो इस पर क्यों इत्मीनान में नहीं लिया? ये बड़ा एक जायज़ सा सवाल है कि आप जैसे मतलब है कि पुराने ज़बरदस्त किस्म के तजर्बेकार सियासतदान हैं, तो मीठी बात करके उन्हें कहते हैं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिलके करते हैं और मिलके हम फैसले करते हैं। अच्छी बात होती कि मीठी बातों का इनको समझ भी आती होती है ना, इनको समझाएगा कौन मीठी बात कौन सी है, कड़वी बात कौन सी है। बात यह है, जब वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर स्पीच में कह दिया था कि कमेटी बनेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, गवर्नर साहब होंगे और बाकी हम दोस्तों को भी बीच में शामिल करेंगे, तो उस वक्त ये बता देते कि जी नहीं, हमारी तो ये चार्टर ऑफ डिमांड ये हम फलां देखो। अब ये सारी तो देखिए इनके कहने पर तो कमेटी नहीं बन सकती। देखिए, उस कमेटी ने फैसला किया था कि हम अपने पार्लियामेंटेरियन जो है मर्द डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ बात करेंगे, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन के साथ भी बात करेंगे, बाकी लोगों को भी एंगेज करेंगे जिनका एक तजर्बा हो, जो कि यहाँ पर जो है फॉर्मर ACS रहे हों फाटा के, या बाकी जिनका तजर्बा रहा हो, चाहे वो IG रहे हों, चाहे बाकी लोग रहे हों, ताकि उनसे हम मशावरत करें और इस चीज़ को ठीक करें। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है वफाक का। उसमें अगर आपने ऐसे नहीं मानना, अगर आप समझते हैं कि आप सूबे ही सब कुछ करता है, तो सूबे ने क्यों नहीं किया काम, और सफारशात वफाक को क्यों नहीं भेजी कि हमने ये सब कुछ कर लिया है? नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। आपको ये बताता, अब वो अगला सवाल भी आपके ले लेता हूँ। तो सूबे को चाहिए था कि अपनी सारी सिफारिशात बना लेते कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हमने डाल दी हैं, फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं, और हमारी ये सिफारिशात है जरिए के हवाले से, और ये हम आपको रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, ये आप इसको एक्सेप्ट कर लें। खुद भी काम नहीं कर सकते हैं और अगले को भी काम नहीं करने दे रहे हैं।
अच्छा, ये एक हो गया, चलें समझ में आ गई बात। लेकिन एक जो खदशे का इजहार किया जा रहा है दो, कि क्या अलग यूनिट तो नहीं बना रहे, फाटा को आप अलग तो नहीं कर रहे, अलग इंतजामी यूनिट तो नहीं बना रहे, आपके इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल कैटेगोरिक दोबारा लोगों को तसल्ली देंगे कि जी ऐसा नहीं होने जा रहा, और जो मतलब है कि सूबे के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी नहीं होने जा रही, और मादनियात के ऊपर जो एक बड़ी एक साजिशी थ्योरी चली हुई है कि उस पर भी नज़र है, तो उसके बारे में भी कुछ फरमाइएगा जनाब। देखें, किसी वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अब वहम का इलाज तो मतलब है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं तो बड़ा नालायक सा बंदा हूँ, आपको पता होगा वहम का कोई इलाज है तो इनको मिसाल कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, वो नहीं है तो फिर हम कहाँ से ढूंढ के दें? हाँ, तो मगर आप लोगों का इरादा नहीं है ऐसा हो जाएगा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनके, खुद अपने जो है ना, उनको कोई अगर इस पे शक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज तक किसी ने वो नहीं किया, चीज़ें हैं ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि हमारे सीएम साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, वफाक से जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरह से उनकी जो है वो एकम्प्लिश करते हैं जॉब्स को। मादनियात पे थोड़े से उनको मुश्किलात हुई हैं, आपस में उन्होंने वो किया है। तो मादनियात पे जो है इससे पहले भी जो बिल वफाक ने दिए हैं, चाहे वो किसानों के हवाले से था या बाकी हवाले से था, वो चीज़ नहीं की। क्या वो IMF के नहीं थे? फिर क्यों पास कराए? फिर अगर आप इतने बड़े नज़रियाती थे तो वो तो आपने बिल पास नहीं कराए असम्बलियों में, कैसे कराए? मिनटों में कराए। चलिए, ये तो बड़ा आपसे एक तफसीली इस पे बात होनी चाहिए, बड़ी तफसीली बात होनी चाहिए। बस मुझे जाते जाते लोग एक और बड़े दुखी हैं कि जी वो जंगज़दा इलाके हैं और उनको टैक्स एग्जेम्पशन हासिल था, लेकिन वो टैक्स एग्जेम्पशन जो है आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। आपके ख्याल में ज़रूरत नहीं थी कि ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट होता वहाँ के लोगों के साथ? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन देखें जब आपने एक फ़ैसला कर लिया और आपने एक फ़ैसला किया कि हमने मर्ज डिस्ट्रिक्ट में मर्ज होना है और हमने फाटा का सिस्टम ख़त्म करके हमने सेटल्ड एरिया में जाना है, तो हाँ, टैक्स एग्जेम्पशन है तो मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को टैक्स एग्जेम्पशन करना चाहिए। फिर पूरा सूबा, डेर इसमाइल खान क्या रोज़ाना की बेस पे चीज़ें नहीं हो रही, टाँक नहीं हो रही हैं, बंदू में नहीं हो रही हैं, लकी में नहीं हो रही हैं, तो फिर अगर एग्जाम्प्ट करना है तो फिर पूरे सूबे का हक बनता है। और टैक्स अगर एग्जाम्प्ट होता है या नहीं होता, दोनों चीज़ों में मैं समझता हूँ। लेकिन एक होते हैं मखसूस हालात, वो अनसेटल्ड एरियाज हैं ज़्यादा, वो सबको पता है, कबायली इलाके ज़्यादा, आप खुद फरमा रहे हैं। तो वही मखसूस हालात क्या डेर इसमाइल खान और टांक में नहीं हो रहे? आप डी खान और टांक की सूरत हाल देख लें, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। आप की सूरत हाल देख लें, आपको तो हमारा डेर इसमाइल खान पेरिस बन गया है। फिर आपने अच्छी बात की, आप अभी कराची आए हुए थे पिछले दिनों, मुझे पता चला, मुझे जासूसों ने खबर दिया आप कराची में भी थे। अब ये जो अब कराची में भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हम देखते सराइकी बेल्ट में वहाँ पर भी है, तो इस किस्म की कमेटी जैसे KP में बनी है, क्या कराची में भी एक वफाक की कमेटी बननी चाहिए सिंध के लिए कि जी कराची या यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं उसका कुछ बंदोबस्त करे, पंजाब के जो बहुत ही बिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए कुछ करे? देखिए, बड़ी अच्छी आपकी बात है और आपको जासूस नहीं रखना चाहिए। मैं आता हूँ तो ओपन ले आता हूँ और ऑफ एंड ऑन मेरा चक्कर लगता रहता है जी। और दूसरी बात यह है कि ये तजवीज़ हमारे CM साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने जिरगे में रखी थी। अगर सिंध वाले चाहते हैं या पंजाब वाले चाहते हैं कि उनके लिए भी कमेटी या ऐसी चीज़ हो, तो वो वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात भेजें, डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म साहब उनकी बात सुनेंगे। अगर उनकी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी सिफारिशात आती हैं दोनों सूबों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुंडी साहब, पूरे पाकिस्तान के आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन गुफ्तगू में कुछ तशनगी रह गई बहुत सारे, लेकिन क्या किया जाए कि हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा कि मुख्तसर वक्फा लेते हैं। तो जनाब लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान में मामलाते दिल जो हैं बजाय सुलझने के मज़ीद उलझ रहे हैं। चाहे वो फाटा की इस्लाहात की कमेटी हो, चाहे वो इमरान खान का ऐलान हो कि जी दोबारा तहरीक चलानी है, जो तमाम इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत में सुकून इस्तेकाम जो है उसका अभी कोई आसार आपको नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादा ताकत जिसके पास है, हुकूमत के पास है, वो ताकत वही इस मामले में पहलकारी करे कि पाकिस्तान की सियासत में जो है तवाज़ुन आए। और उसके लिए ज़ाहिर है कि वो सिर्फ जबर के ज़रिए नहीं आ सकता, वो इस बात से नहीं आ सकता कि आप जो है हिज़्ब इख्तिलाफ़ को दीवार से लगाने की कोशिश करें। तो कुछ लोग, कुछ मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। अगर समझौता नहीं करेंगे तो फिर मतलब है कि रोज़ एक तहरीक चल रही होगी, बेशक वो नाकाम हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को जिस इस्तेकाम की ज़रूरत है, जिस सुकून की ज़रूरत है, वो मैसर नहीं होगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।